हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम आज देखेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है उस सबको आज देखेंगे। आज हमारा दिनांक है 31 जुलाई 2020। चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी के तहत शिक्षा प्रणाली में बदलाव का सुझाव देने के लिए सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के प्रमुख कौन थे? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी के कस्तूरी रंगन। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी न्यूज़ में आपको नई शिक्षा नीति यानी शिक्षा नीति में सुधार किया गया और इसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। अब थोड़ा जानते हैं के कस्तूरी रंगन। ये इसरो के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। 1994 से लेकर 2003 तक ये इसरो के प्रमुख रह चुके हुए हैं। इनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। 9 सदस्यीय एक समिति थी। पुरानी शिक्षा नीति के बारे में भी जानते हैं। पुरानी शिक्षा नीति 1986 में आया हुआ था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। यानी राजीव गांधी के समय में एक नई शिक्षा नीति आई हुई थी। अब उस शिक्षा नीति को बदल कर फिर से एक नया शिक्षा मतलब लगभग 34 साल बाद शिक्षा नीति बदल। जैसा कि आपको माना जाता है कि देश का अगर विकास करना है, देश को बदलना हो तो सबसे पहले वहाँ का शिक्षा नीति बदलना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो शिक्षा नीति बदल रही है यानी हो सकता है ये काफ़ी अच्छा हो और मुझे तो अच्छा लगा। पता नहीं आपको अच्छा लगे या न लगे। पुरानी जो शिक्षा नीति थी वो 10+2+3 के अनुसार था। यानी 10 तक सबको पढ़ना था बेसिक, उसके बाद +2 का एक साइंस या कॉमर्स या यानी आपका एक नया स्ट्रीम चूज करना था, उसके बाद 3 यानी बैचलर डिग्री करना था। लेकिन जो अभी शिक्षा नीति आई है ये शिक्षा नीति 5+3+3+4 इसके कार्यक्रम। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। 5 यानी शुरुआत का जो 5 साल होगा इसमें दो भाग में बटेंगे। ये एक 3 हो जाएगा जो मतलब एकदम प्राइमरी होगा और ये जो दो होगा क्लास 1 होगा और क्लास 2 होगा। ये 3 यानी जैसे अभी हम लोग जानते हैं नर्सरी एलकेजी यूकेजी, ये 3 रह गए। इसके लिए कोई सिलेबस नहीं रहेगी, कोई बुक नहीं रहेगा। इसे चित्र के माध्यम से या कोई फिल्म के माध्यम से, संगीत के माध्यम से यानी खेल कूद के माध्यम से बच्चे को सिखाया जाता है कि उनका विकास अच्छे से हो पाए। फिर बाद के जो क्लास है क्लास 1 और क्लास 2, तो क्लास 1 और 2 में थोड़ा उनको पढ़ाया जाएगा। यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 5 यानी ये 2 साल और बाकी का 3 साल। यानी ये जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक की होगी इसमें लिमिटेड आवर का उनका क्लास चलेगा। इसमें उन्हें मैथ की भी शिक्षा दी जाएगी ताकि उनका आंकिक विकास भी हो सके। उसके बाद का क्लास 6 से होगा। तो क्लास 6 के बाद वो जब पढ़ेंगे तो उनको सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी रहेगी। जैसे पहले वाली शिक्षा नीति था कि अगर कोई साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहा है तो वो सिर्फ साइंस का सब्जेक्ट ही ले सकता है, हिस्ट्री नहीं ले सकता। जैसे आपको फिजिक्स भी लेना था, हिस्ट्री भी लेना था, तो पहले पॉसिबल नहीं था। लेकिन इस शिक्षा नीति में यह पॉसिबल होगा कि अगर कोई फिजिक्स भी लेना चाहता है, मैथ भी लेना चाहता है, हिस्ट्री भी लेना चाहता है तो वो ले सकता है। तो क्लास 6 से वैसे ही होगा कि अगर कोई चाहे सब्जेक्ट के अनुसार तो दूसरे सब्जेक्ट का भी चूज कर सकता है। फिर क्लास 6 से उन्हें व्यावसायिक शिक्षा यानी यहाँ से काफ़ी परिवर्तन होगा। क्लास 6 से ही आपको व्यावसायिक शिक्षा का नॉलेज मिल जाएगा। कंप्यूटर का अगर कोई नॉलेज चाहता है तो वहाँ पर कोडिंग का, सॉफ्टवेयर डेवलप करने का, ये सारी शिक्षा मिलेगी यानी काफ़ी अच्छी है। फिर क्लास 9 के बाद एक परिवर्तन होगा। तो क्लास 9 के बाद पहले देखते थे साल में एक एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब क्लास 9 के बाद सेमेस्टर वाइज हो जाएगा। तो सेमेस्टर वाइज होगा तो प्रत्येक 6 मंथ पर एक एग्ज़ाम होगा और इसमें 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा जो ऑनलाइन के माध्यम से, जो अभी और भी इसके बारे में क्लियर होना बाकी है। और क्लास 12 के बाद हायर एजुकेशन करना है, जो क्लास में बच्चे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर करेंगे। तो पुरानी शिक्षा नीति जब 1986 में आया हुआ था तो उस समय एक मंत्रालय बना था, इसका नाम हो गया था MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग मानव संसाधन विकास मंत्री भी बोलते थे। लेकिन इस शिक्षा नीति में ये एक था कि इसमें इस मंत्रालय का भी नाम बदलना था और मंत्रालय का नाम बदल कर रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो मंत्रालय का भी नाम बदल गया। इसके मंत्री MHRD अभी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी थे, मंत्री वही रहेंगे लेकिन इसका नाम बदल गया और शिक्षा नीति भी बदल गई है। तो अगर आपको शिक्षा नीति, तो शिक्षा नीति से रिलेटेड एक वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से देख लेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप पे भी इसका पूरा डिटेल में दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके वहाँ से अगर चाहें तो नॉलेज ले सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण थी और अगर आपका अच्छा लगे अगर कमेंट कीजिएगा तो इससे रिलेटेड एक और हम लोग वीडियो बना देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए लाइफ टाइम एक्सीलेंस पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा प्रोफेसर अशोक साहनी। प्रोफेसर अशोक साहनी को यह अवार्ड दिया गया है लाइफ टाइम एक्सीलेंस। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी पृथ्वी विज्ञान जो मंत्रालय है प्रत्येक वर्ष
पृथ्वी विज्ञान दिवस के अवसर पर, तो यानी पृथ्वी विज्ञान दिवस के अवसर पर यानी 27 जुलाई को पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान, जो काफ़ी अपना योगदान देता है, उसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देती है। और इस मतलब ये किसको दिया गया, अशोक साहनी को दिया, यानी इन्होंने भी कुछ उत्कृष्ट योगदान दिया गया। तो इन्होंने भू विज्ञान के बारे में, कशेरुकी जंतु विज्ञान के बारे में, बायोस्ट्रेटिग्राफी के बारे में इन्होंने काफ़ी महत्व योगदान दिया हुआ, इसी के कारण इन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बात आई थी इसमें किसकी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन है। जब भी किसी मंत्रालय का नाम है तो आप उसके मंत्री को एक बार नाम रिकॉल कर लेंगे, क्योंकि मंत्रालय से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, और यहाँ पर हम इसलिए रिपीट कर देते हैं कि आपको एक बार उसका रिवीजन हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन 2020, इसका विषय, कोई भी जो डे सेलिब्रेट किया था तो उसका मेन चीज़ होता है विषय। आजकल एग्जामिनेशन यानी क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया, पहले डे से क्वेश्चन पूछा जाता कि कौन सा डे किस डेट को मनाया जाता, लेकिन अब थोड़ा विषय इसका ट्रेंड चेंज हुआ, अब विषय से यानी थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता। तो आप थीम पर जरूर ध्यान देंगे, और डेट पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन थीम पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इसका थीम क्या है, कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू इंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये किस दिन मनाया जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 30 जुलाई को मनाया था। आपके लिए महत्वपूर्ण क्या होगा, ये 30 जुलाई भी याद रखना, और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा विषय। आपको जब भी कोई डेट मिला तो उसके विषय को कॉपी में लिख कर रखेंगे, इसको 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि यह याद रहेगा, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। अगला है क्वेश्चन 4, सरकार द्वारा अनुमोदित नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 इन नीतियों में से किसकी जगह लेगी। अभी हाल में ही हम आपको ऊपर बतलाए हुए हैं कि पुरानी शिक्षा नीति थी, यह अब किसका स्थान लेगी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, और इसका आंसर होगा एनईपी 1986, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। 1986 उस समय कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी के नेतृत्व में यह आया हुआ था। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, और ये नई शिक्षा नीति 1986 में आया हुआ था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पेटीएम के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी वरुण श्रीधर। पेटीएम के बारे में कौन नहीं जानता, हमारे सारे मित्र जो होंगे पेटीएम आप यूज करते ही होंगे, तो पेटीएम के अभी नए सीईओ बदल गए, तो वरुण श्रीधर। थोड़ा इनके बारे में जानते हैं कि ये जो वरुण श्रीधर है ये प्रवीण जाधव की स्थान लेंगे, यानी इसके पहले सीईओ कौन थे, प्रवीण जाधव, जो इस्तीफा दिए हुए थे। इस्तीफा क्यों दिए हुए थे, क्योंकि पेटीएम के जो प्रबंधन के यानी मैनेजमेंट के साथ इनका मतभेद हुआ था, इसी कारण ये इस्तीफा दिए। पेटीएम का फुल फॉर्म होता है पे थ्रू मोबाइल। यह एक ई कॉमर्स की भी कंपनी है, पेटीएम सिस्टम भी देखती है, और फिनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली भी कंपनी है। ई कॉमर्स कैसे होगी, क्योंकि पेटीएम मॉल आता है, आप वहाँ से देखते होंगे बहुत चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं हम। इसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा थे, जो 2010 में इसकी स्थापना किए हुए थे, और इसका हेडक्वार्टर यूपी के नोएडा में है। पेटीएम को जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा छठा क्वेश्चन, किस इंश्योरेंस कंपनी किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है नाम का एक फसल बीमा अभियान शुरू किया। काफ़ी अच्छा है फसल बीमा अभियान, किसानों को थोड़ा राहत मिल रहा है, क्योंकि किसान है तभी हम लोग हैं। अगर किसान खेती करना छोड़ दे, खाना उगाना छोड़ दे, खाना अगर नहीं मिले तो हम नहीं रह सकते, यानी देश अगर कोई चल रहा है तो वो किसानों के बदौलत चला। तो इनके लिए एक छोटी सी कदम उठाई गई है, बहुत ज़रूरी है। ये एक फसल बीमा है जो काफ़ी अच्छा, आपको बतलाना है किस कंपनी ने ऐसा किया हुआ। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी भारतीय एक्सा ने ऐसा काम किया, काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। यह फिलहाल अभी महाराष्ट्र और कर्नाटका में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय एक्सा ने फसल बीमा अभियान बहुत ज़रूरी को क्या किया, लॉन्च किया हुआ है। कंपनी यानी भारतीय एक्सा जो कंपनी, इसको महाराष्ट्र और कर्नाटका में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इसको 3 साल के लिए फसल बीमा करने का अधिकार मिला हुआ है। ये जो फसल बीमा करेगा यह अनिश्चित या प्रतिकूल मौसम के चलते फसल में जो होने वाली हानि है उससे सुरक्षा को प्रदान करेगा, और किसानों में फसल बीमा की जागरूकता को बढ़ाएगा, उनके महत्व को समझाएगा। अब भारतीय एक्सा ने की, तो भारतीय एक्सा 2 कंपनी मिलकर बनी है, एक भारतीय इंटरप्राइजेज और दूसरा एक्सा बिजनेस ग्रुप, जिसमें भारतीय इंटरप्राइजेज का 51% शेयर है और एक्सा ग्रुप का 49% शेयर है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई यानी महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसके प्रेजेंट टाइम के एमडी और सीईओ संजीव श्रीनिवासन है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन,
बर्नर्ड शुगर या गर्ल इन वाइट कॉटन नाम की पुस्तक किसने लिखी है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अवनी जोशी। दोस्तों आज का क्वेश्चन आप देख के आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन का लेवल क्या है, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे और सभी वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अवनी अवनी जोशी इस पुस्तक के लेखक है, इसके बारे में जानते हैं। और ये अवनी जोशी हैं, उनकी पहली उपन्यास है इसका, जिसका नाम है बर्नर्ड शुगर। यह उपन्यास यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित हुई थी। यह उपन्यास जो है अभी जैसे आपको पता होगा कि 2020 के बुकर पुरस्कार यानी प्रतिष्ठित जो बुकर पुरस्कार, उसके लिए 13 लेखकों का नाम जो लॉन्ग लिस्टेड किया गया था, उसमें से एक नाम इनका भी था। यानी ये काफ़ी बड़ी बात है कि पहली पुस्तक और मैन बुकर के लिए लॉन्ग लिस्ट हुई थी। और इनके जो उपन्यास है बर्नर्ड शुगर, इसी को भारतीय में संस्करण करके नाम रखा गया है गर्ल इन वाइट कॉटन, यानी इसी का भारतीय संस्करण में नाम रखा गया है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8वां क्वेश्चन है, कौन सा देश 2021 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB की 6ठी वार्षिक बैठक की मेजबानी करने जा रहा है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा UAE। एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचा के निर्माण करने का समर्थन करना है और इसका जो निर्माण हुआ ये चाइना के सहयोग से हुआ। इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है यह चाइना के बीजिंग में है। और इसके चाइना के जो वित्त मंत्री थे लू जियोई, ये इसके पहले चेयरमैन थे और अभी जो चेयरमैन है ये है जीन लीकन, यानी चाइना से ही है। अब चाइना की बात आई तो चाइना के बारे में देख लेते हैं। चाइना की राजधानी जो है ये बीजिंग है। चाइना की मुद्रा रेनमिंबी है। इसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चाइना की भाषा मंदारिन और प्रधानमंत्री ली कचियांग है। जब भी किसी देश का आता है तो आप उसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुद्रा, राजधानी इसको एक बार रिपीट कर लेंगे तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। रिपीटेशन का अगर आप आदत लगा दे तो आप भूल नहीं पाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, पर्यावरण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बाघों की आबादी सबसे अधिक है? 4 ऑप्शन दिए गए, आपको वो राज्य बतलाना। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की हुई थी। इसके अनुसार बताया गया कि दुनिया का 70% बाघ जो हमारे भारत में, ऐसा अंदाजा लगा रहा है कि दुनिया में लगभग 4200 बाघ है और लगभग 3000 बाघ हमारे भारत में ही है। और भारत में सबसे अधिक बाघ जो है एमपी में कितना है? 526 बाघ है। एक समिट हुआ था, जैसे कि आप अगर आप हमारे 1-2 दिन पहले का वीडियो देखेंगे तो उसमें बताया होगा कि वर्ल्ड टाइगर डे। तो वर्ल्ड टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया गया था? तो 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया था। इसका थीम था इट्स देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, थीम था। उसमें रिलेटेड मैंने आपको बताया हुआ था कि 2010 में रूस के सेंट पीटर में एक बाघ समिट हुआ जिसमें बाघों की संख्या घटती हुई थी। इसी के नज़र में रखते हुए एक समिट हुआ था और इसमें यह लक्ष्य रखा गया था कि जिस देश में बाघों की संख्या है वो 2022 तक अपनी बाघों की संख्या डबल कर लेगा और भारत ने ऐसा कर लिया है। और मध्य प्रदेश ने किया, तो मध्य प्रदेश के बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। यहाँ के पहले गवर्नर लालजी टंडन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया था, उनका स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी, उसी समय इनको आनंदीबेन पटेल को इसका चार्ज मिला हुआ था। और मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वह जबलपुर में है। जैसा कि आपको देखने को मिलता है अधिकांशतः जो हाई कोर्ट रहता है वह वहाँ की राजधानी में रहती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ का हाई कोर्ट राजधानी में नहीं है, वो आप क्या करेंगे? याद कर लेंगे। और मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश हीरा तांबा का सबसे बड़ा भंडार है। मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन, किस भारतीय युवा को करमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुनील यादव एसएस। काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंटरेस्टिंग इनका लाइफ है, इसके बारे में बतला देंगे। पहले करमवीर चक्र पुरस्कार के बारे में बताते हैं। करमवीर चक्र पुरस्कार एक वैश्विक नागरिक सम्मान है जिसे संयुक्त राष्ट्र और आई कॉन्गो नाम की एक संस्था है, ये दोनों मिलकर इस पुरस्कार को देती है। यह पुरस्कार जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की मानिए एक श्रद्धांजलि है। उन्होंने इस पुरस्कार के लिए राजदूत बनने और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक ओलंपियाड के लिए प्रस्ताव किया था। अब इसके बारे में जानते हैं, ये राजस्थान के अलवर जिले के हैं। ये टेलीग्राम पर एक चैनल है, इनका चैनल का नाम है एसएस मोटिवेशन, इसके नाम से ये मोटिवेशनल चैनल चलाते हैं। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और
ये टेलीग्राम, इसके नाम से लोगों में मोटिवेट करते हैं, लोगों का तनाव मुक्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका टेलीग्राम चैनल दुनिया का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है। इनके टेलीग्राम चैनल में काफ़ी सेलिब्रिटी, आईएएस, आईपीएस बहुत सारे लोग इनमें जुड़े हुए, यानी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, लोगों को तनाव मुक्त करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो का एक लाइक ज़रूर देंगे, और आपका कोई सजेशन होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखेंगे। चैनल इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको डेली हम लोग क्विज करवाते हैं जो करंट अफेयर से रहता है, स्टैटिक्स जीके से रहता है, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यह चैनल सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा चलाया जाता है, तो ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण, मतलब काफ़ी ज़्यादा कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। इस चैनल से एग्जाम से रिलेटेड आपको जो जानकारी चाहिए वो भी मिलेगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आपका दिन शुभ हो।